ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा फिर से नई मुश्किलों में घिर गई हैं। उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। किसी राजनेता के खिलाफ नए कानून के तहत ये दर्ज होने वाला पहला मामला है। इसलिए असल में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ बेहद अभद्र टिप्पणी करने के कारण दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से महुआ मोइत्रा की तरफ से किए गए पोस्ट के बारे में जानकारी भी मांगी गई है। हालांकि महिला आयोग के महुआ मोइत्रा के खिलाफ पुलिस और स्पीकर से शिकायत किए जाने के बाद महुआ ने अपना पोस्ट हटा दिया था। महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सोशल मीडिया कंपनी से पोस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीएनएस की धारा 79 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, इशारा या काम करने को लेकर कार्रवाई का प्रावधान है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ यही धारा लगाई गई है। दरअसल महिला आयोग की अध्यक्ष हाथरस भगदड़ कांड के बाद घटनास्थल पर गई थी। महुआ मोइत्रा ने इस बाबत उनके एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टीएमसी सांसद पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी गई। बाद में महुआ मोइत्रा के खिलाफ पुलिस में औपचारिक तौर पर शिकायत भी की गई थी। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट कर एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा पर हमला बोला था। टीएमसी सांसद ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। उनकी टिप्पणी पर बवाल मच गया। इसके बाद महुआ ने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से महुआ मोइत्रा के पोस्ट का ब्यौरा तलब किया है। इसके पहले एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग की। मोइत्रा ने एक्स पर डाली गई एक वीडियो पर टिप्पणी की थी, जिसमें एनसीडब्ल्यू प्रमुख हाल में उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मचने के बाद घटनास्थल पर आती हुई दिख रही हैं। इस वीडियो पर महुआ ने लिखा था, शर्मा अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं। एनसीडब्ल्यू ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लिया। ये अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है तथा महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने पाया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय महिला आयोग इन अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है। सुश्री मोइत्रा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का अनुरोध करता है। सुश्री मोइत्रा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए तथा 3 दिन के भीतर आयोग को विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी जब किसी के खिलाफ हो जाती हैं तो उसके साथ उनकी पार्टी नहीं बल्कि सारे सरकारी अफसर, पूरा तंत्र उसके खिलाफ हो जाता है। पश्चिम बंगाल की सियासत ममता बनर्जी इन्हीं हथकंडों के सहारे चला रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी की चापलूसी करने के चक्कर में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और डीसीपी दोनों बुरी तरह से फंस गए। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डीसीपी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया और इन दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन पर अफवाह फैलाकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के कार्यालय को बदनाम करने का आरोप है। गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की शिकायत पर की। उन्होंने विनीत गोयल और कोलकाता पुलिस उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि वे इस तरह काम कर रहे हैं जो लोक सेवक के लिए पूरी तरह से अनुचित है। राज्यपाल बोस ने जून के अंतिम सप्ताह में गृह मंत्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट और इसमें इस मुद्दे को उठाया कि कोलकाता पुलिस के अधिकारी चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दे रहे, जबकि उन्होंने इसके लिए उन्हें जरूरी इजाजत दे दी थी। सीनियर अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने बंगाल के राज्यपाल बोस की ओर से प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आईएएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने बताया कि शिकायती पत्र की कॉपी 4 जुलाई को राज्य सरकार को भेज दी गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन में तैनात अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाए। ऐसा कहा गया कि अप्रैल-मई 2024 के दौरान एक महिला कर्मचारी की ओर से लगाए गए मनगढ़ंत आरोपों को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि इन आईपीएस अधिकारियों ने अपने कृत्यों से न केवल राज्यपाल के कार्यालय को कलंकित किया बल्कि इस तरह से काम किया है जो एक लोक सेवक के लिए पूरी तरह से अनुचित है। दूसरी ओर राज्यपाल आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है।
इसमें कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से तृणमूल कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना संविधान का उल्लंघन है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को पत्र तब लिखा था जब विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने टीएमसी के 2 विधायकों को शपथ दिलाई, जबकि बोस ने इस काम के लिए विधानसभा के उपाध्यक्ष को अधिकृत किया था। राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच जारी जंग में ममता बनर्जी को पहला और बड़ा तगड़ा झटका लग ही गया। अब उन्हें अपने 2 करीबी अफसरों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के खिलाफ जो आरोप हैं वे बेहद गंभीर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के दूसरी बार तिहाड़ जाने के बाद से खामोश बैठी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई हैं। सुनीता ने सामने आते ही अपना एक वीडियो जारी किया और ईडी के खिलाफ ताबड़तोड़ आरोप लगाए। असल में अरविंद केजरीवाल और उनके वकील ही नहीं, दिल्ली की पूरी आम आदमी पार्टी इसलिए बेचैन है कि आंध्र प्रदेश के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की भूमिका को लेकर बयान क्यों दिया। उसने क्यों कहा कि केजरीवाल ने सीधे सीधे उसके 100 करोड़ की रिश्वत की मांग की। मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का ये बयान अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन गया है। अब केजरीवाल के वकील जिन तर्कों के आधार पर मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बयान को ईडी के दबाव में दिया बताते हैं, उनकी सारी बातों को सुनीता केजरीवाल ने अपना वीडियो जारी कर, हालांकि सुनीता केजरीवाल और वकीलों की दलीलों का एक दूसरा पहलू है जिसे छिपाकर कोर्ट से लेकर आम जनता और मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है। इस वीडियो में सुनीता केजरीवाल दावा कर रही हैं कि आंध्र प्रदेश के एक सांसद के बेटे को ईडी ने प्रताड़ित किया, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के बचाव के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा बयान दिया। अगर इस आरोप को पलट दें तो मतलब ये निकलता है कि अरविंद केजरीवाल और खुद को बचाने के लिए मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने शुरू में 2 बयान रिकॉर्ड करवाए, लेकिन जब उसे लगा कि अब उनके बेटे का बच पाना मुश्किल है तो उन्होंने हकीकत बयां कर दी और अरविंद केजरीवाल की पूरी पोल खुल गई। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने ये कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी अरविंद केजरीवाल से मिले हैं। जी हाँ, 16 मार्च 2021 को अरविंद केजरीवाल से दिल्ली सचिवालय में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था। केजरीवाल जी ने कहा कि लैंड एलजी के पास है, आप आवेदन दे दीजिए, हम देखते हैं। सुनीता का कहना है, लेकिन ईडी को मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का जवाब पसंद नहीं आया तो कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया गया। मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के फिर से बयान के लिए, लेकिन वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे क्योंकि वही सच था और उनके बेटे राघव रेड्डी की जमानत खारिज होती रही। इस दौरान सदमे से राघव की पत्नी यानी मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की पुत्रवधू ने आत्महत्या करने की कोशिश की और बहुत बीमार हो गई। इन सब को देखते हुए बेटे के लिए वो टूट गए। 17 जुलाई 2023 को मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने अब कहा कि 16 मार्च 2021 को मैं केजरीवाल जी से मिलने गया था। मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई। मेरे कमरे में घुसते ही केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आप शराब का काम शुरू कीजिए, बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दे दिए। केजरीवाल जी से ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। वहीं 10-12 लोग बैठे हुए थे। अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे तो वो क्या किसी अजनबी से पहली मुलाकात में 10 से 12 लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा। इस बयान के बाद अगले ही दिन मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव को ईडी ने बेल दिलवा दी। जाहिर है एमएसआर का ये बयान झूठ है और खुद ही कह रहे हैं कि वो उनकी केजरीवाल जी से पहले और आखिरी मुलाकात थी। 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर जब संसद में बहस हो रही थी तब विपक्षी दलों ने खुलकर अपनी बात नहीं रखी और अब जब तीनों नए कानून लागू हो गए तो कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दल के लोगों को गुमराह करने में लग गए। खासतौर से पी चिदम्बरम, जिन्होंने कोर्ट में बहस में भाग तक नहीं लिया, लेकिन अब वे इन कानूनों को कॉपी पेस्ट से लेकर बहुत सारी खामियां गिनवा रहे हैं। पी चिदम्बरम की इन हरकतों से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बेहद नाराज हो गए। चिदम्बरम ने कहा था कि नए आपराधिक कानून अकुशल लोगों ने तैयार किए। उपराष्ट्रपति ने इस टिप्पणी को अक्षम्य करार दिया और इसे आपत्तिजनक और मानहानिकारक कथन को वापस लिए जाने का अनुरोध किया। धनखड़ ने कहा कि वो सुबह एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में पी चिदम्बरम का साक्षात्कार पढ़कर दंग रह गए, जिसमें उन्होंने कहा कि नए कानून अकुशल लोगों ने तैयार किए। उपराष्ट्रपति ने यहाँ भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि क्या संसद में हम अकुशल लोग हैं?
ये संसद की सूझबूझ का अपमान है जिसके लिए कोई माफी नहीं है। मेरे पास ऐसी सोच और एक सांसद को अकुशल कहे जाने की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस मंच से चिदंबरम से अपील करता हूं कि कृपया संसद सदस्य सांसदों के बारे में इस तरह की आपत्तिजनक, मानहानिकारक और निंदनीय टिप्पणी को वापस लें। मुझे आशा है कि वो ऐसा करेंगे। धनखड़ ने आगे कहा कि जब जानकार लोग जानबूझकर गुमराह करते हैं तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा तो एक जानकार व्यक्ति जो इस देश का वित्त मंत्री रह चुका है, लंबे समय तक सांसद रहा, वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य है, ने मुझे स्तब्ध कर दिया। धनखड़ ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है, संसद ने हमें औपनिवेशिक विरासत से मुक्त करते हुए एक युगांतकारी आयाम वाले 3 कानून पारित करके एक महान कार्य किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जब सदन में 3 कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा हो रही थी तो प्रत्येक सांसद को योगदान देने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, भारी मन से मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि माननीय ने, जो संसद के एक सम्मानित सदस्य हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, अपनी वाक शक्ति का उपयोग नहीं किया और जब चर्चा हो रही थी तब वे इससे दूर थे। धनखड़ ने कहा कि चिदंबरम को कर्तव्य पालन में विफलता, चूक, कमी, कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के लिए खुद को जवाबदेह ठहराना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने आगे दावा किया कि न केवल चिदंबरम बल्कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ कानूनी बिरादरी के अन्य प्रतिष्ठित सहयोगी भी राष्ट्र की मदद के लिए आगे नहीं आए। इसके पहले पी चिदंबरम ने दावा किया कि केंद्र ने 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून बनाने में विधि आयोग की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त जजेस, विधि विशेषज्ञों, प्रोफेसर, स्थायी कानून कर्मचारियों वाला विधि आयोग आमतौर पर बार काउंसिल के सदस्यों और अधिवक्ताओं संघ के साथ परामर्श तथा संसद में पेश करने के लिए एक मसौदा तैयार करता है। पी चिदंबरम ने कहा कि विधि आयोग को नजरअंदाज कर दिया गया और एक समिति के लिए 5 या 6 अंशकालिक नियुक्ति किए गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए, जिन्होंने क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ली। दिल्ली के जिस इलाके में एक भी पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ती है, उस इलाके में रातों रात 1100 पेड़ काट दिए गए। मामले का पता चला तो हंगामा मच गया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए पेड़ काटने के लिए सीधे केंद्र सरकार और एलजी को जिम्मेदार बता डाला। लेकिन जब सच सामने आया तो सब चौंक गए। असल में छतरपुर रिज इलाके में काटे गए 1100 पेड़ों की कटाई का है मामला। पेड़ों को काटने का प्रपोजल मंत्री गोपाल राय ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के पास भेजा। फिर केजरीवाल ने इस प्रपोजल पर दस्तखत करते हुए ये लाइन जोड़ दी कि एलजी के लिए ये मानना बाध्यकारी है, वो इसे ठुकरा नहीं सकते। फिर पेड़ काट दिए गए। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री इसके लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को जिम्मेदार बता रहे हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कुछ पेपर्स दिखाते हुए दावा किया कि पेड़ काटने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने दिया था और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी मंजूरी दी थी। साथ ही सचदेवा ने बताया कि केजरीवाल ने जो नोट उपराज्यपाल को भेजा था उस पर लिखा था कि वो उनके लिए बाध्यकारी है, यानी वे उसे नामंजूर नहीं कर सकते। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सचदेव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता शुरू से झूठ बोल रहे थे और ये झूठ उन्हें महंगा पड़ने वाला है। कुछ पेपर्स दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये वो कागज जिनमें सरकार द्वारा पेड़ काटने का प्रपोजल दिया गया था और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का प्रपोजल है। उनके मंत्री गोपाल राय इस पर साइन करते हैं। इस प्रस्ताव को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भेजा जाता है। केजरीवाल इस पर साइन करते हैं। साथ ही वो ये भी जोड़ देते हैं, इस प्रपोजल को मानने के लिए उपराज्यपाल बाध्य हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इस प्रपोजल को लेकर अब आम आदमी पार्टी के नेता एक शब्द भी नहीं बोल रहे। पूरी दुनिया में हो हल्ला काटा, इनके मंत्रियों ने पेड़ काटा, प्रपोजल किसका था ये नहीं बता रहे। ये सरकारी प्रपोजल है, मुख्यमंत्री के साइन हैं इस पर। इसके बाद सरकारी अधिकारी काम करेंगे, डिपार्टमेंट काम करेगा, लेकिन प्रपोजल तो आपका है ना, इसे छिपाने की क्या जरूरत थी? क्या इस मुद्दे को लेकर सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और सभी मंत्री जिन्होंने उपराज्यपाल पर आरोप लगाए थे, उनके तमाम झूठ बोले थे, उनके पास अब मंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता तो बार बार सिर्फ यही कह रहे थे कि उपराज्यपाल जी ने कटवा दिए, तो ये भाई कागज किसका है इसका जवाब तो दे दो। वो इसके बारे में तो बोले, एक शब्द नहीं बोल रहे इस बारे में ये साइन किसके हैं। अरविंद केजरीवाल किसके आका हैं, गोपाल राय किसके मंत्री हैं? हम अभी इसकी तह में जाएंगे क्योंकि ये 422 पेड़ों का प्रपोजल है। इसके अलावा 211 पेड़ और हैं जिसकी अनुमति दिल्ली सरकार ने दी।
और इसमें और खुलासे होंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने इन 1100 पेड़ों की अवैध कटाई के लिए केंद्र सरकार के अधीन डीडीए और एलजी सक्सेना को जिम्मेदार बताया था। उसका कहना था कि दिल्ली के छतरपुर रिज इलाके को दिल्ली का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ एक भी पेड़ काटने के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है और इसके बावजूद केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए ने फरवरी 2024 में बिना कोर्ट की इजाजत रातों रात 1100 पेड़ काट दिए। Bureau Report, News of India. दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को छोड़कर इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ अपनी जांच पूरी कर ली है। इस बाबत जानकारी सीबीआई ने कोर्ट को दी। सीबीआई ने कहा कि अब केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की जा रही है। सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने आगे कहा कि हम 4 जून के बाद हुए कुछ नए घटनाक्रमों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देंगे, जिसके कारण हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। सीबीआई ने आगे कहा कि केवल केजरीवाल की भूमिका और जांच की आगे जांच की गई है और बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच लगभग पूरी हो चुकी है। मतलब कि सीबीआई ने केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया, इसकी जानकारी वो सुप्रीम कोर्ट को ही देगी। सीबीआई ने आगे स्पष्ट किया कि सॉलिसिटर जनरल द्वारा पहले दिया गया बयान केजरीवाल को छोड़कर मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों से संबंधित था। इससे पहले 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया था कि जांच जल्द पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा था कि अंतिम शिकायत और आरोप पत्र शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में 3 जुलाई 2024 को या उसके पहले दायर किया जाएगा। उसके तुरंत बाद ट्रायल कोर्ट मुकदमे की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। तुषार मेहता की दलीलों के मद्देनजर और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा 30 अक्टूबर 2023 के आदेश द्वारा निर्धारित 6 से 8 महीने की अवधि खत्म नहीं हुई है। इन याचिकाओं का निपटारा करना पर्याप्त होगा। साथ ही याचिकाकर्ता को सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार अंतिम शिकायत या आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अपनी प्रार्थना को नए सिरे से रिवाइंड करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। मनीष सिसोदिया और के कविता के वकीलों ने आरोप लगाया कि सीबीआई बयानों को गलत तरीके से गढ़ रही है और गुमराह कर रही है। 22 मार्च को अदालत द्वारा पारित न्यायिक आदेश में कहा गया था कि जांच पूरी हो चुकी है। सीबीआई ने अदालत के समक्ष गलत तरीके से कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट इसके विपरीत है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी। इस बीच कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को विधायक निधि से अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि अपने परिवार के खर्चों के लिए बैंक चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी। हालांकि कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के पहलू पर भी अपनी सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने आरोप पत्र के कुछ पन्नों पर गलत पृष्ठांकन होने के बाद मामले की सुनवाई 8 जुलाई 2024 तक टाल दी है।